बढ़ते बाजारों के अंदर आज शुरुआती तेजी फिजल आउट जरूर हुई हायर लेवल से, लेकिन उसके बावजूद भी हरे निशान में भी कामकाज हो रहा है। 54 से 55 अंकों के आसपास का उछाल इंडेक्स में बना हुआ है। इंडियन इंडिसेस की अगर बात की जाए तो आज सबसे मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में आपको डिक्लाइन ज्यादा दिखाई पड़ेंगे एडवांसेस सामने, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। इसके अलावा आप निफ्टी के ऊपर नजर डालेंगे तो निफ्टी करीब करीब 55 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिन का जो ऊपरी स्तर था वहां से कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो आईटी है। एक बार पूरा आईटी इंडेक्स लेकर आइए कि आईटी इंडेक्स के अंदर जो बाइंग का मोमेंटम बना है वो अभी कुछ देर पहले आता हुआ दिखाई पड़ा है। आईटी इंडेक्स डे हाई पर 1.25% का उछाल है और आईटी में जो तेजी आई है वो आई है टीसीएस, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, सभी डे हाई पर कामकाज करते दिखाई पड़ रहे हैं। इन्फोसिस डे हाई पर, टीसीएस डे हाई पर, परसिस्टेंट डे हाई पर। इसके अलावा कोफोर्ज, एम्फेसिस, माइंडट्री, ये कुछ ऐसे और नाम हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। सब के सब इंडिसेस जो हैं वो डे हाई पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एकाएक आईटी के अंदर आई और दिन के ऊपरी स्तरों पर पूरे इंडेक्स को लेकर पहुंच चुकी है। गाबा सर हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थोड़ा सा बाजार ब्रीदर जरूर ले रहा है, लेकिन जो अंडरटोन है वो अभी भी उतनी वीक नहीं है। कैसे रीड करें मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि सुबह एक गैप अप खुला, उसके बाद लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं। बाइंग उसके बाद सस्टेन नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। निफ्टी में सपोर्ट का है, कल का जो क्लोज है वहां पर एक पहला टारगेट रहेगा, तो वो ब्रीच हो जाता है तो 17,700 भी पॉसिबल है निफ्टी में, क्योंकि थोड़ी स्लगिशनेस है, बाइंग नजर नहीं आती। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी वीकनेस नजर आती है। पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। 40,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड कर रहा है 14,468, तो लोअर लेवल्स करीब 40,200, फिर 40,000 भी पॉसिबल है, हो सकता है मंडे तक मिले, लेकिन आज सेलिंग है, ये बात तो पक्का है। तो कल का जो बाइंग है वो गैप अप मेंटेन और सस्टेन नहीं हुआ। अच्छा गाबा सर, ये आईटी में कुछ दिख रहा है क्या बढ़िया? एकदम से पूरा सेक्टर बज हुआ है, पूरे सेक्टर में एक तेजी आई है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? टीसीएस लगता है कि मुझे अपमूव मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि अपमूव मिले, यहाँ पर 3,250 भी पॉसिबल है। हाँ, बेस बना हुआ, काफी बीटिंग भी हुई है आईटी में, इसलिए शायद एक अपमूव मिला ऐसा कुछ नजर आ रहा है। इन्फोसिस भी ठीक ही नजर आता है। 1480 का कोई स्टॉक लगा कर चले तो अपमूव मिल सकता है, 1500 पार कर सकता है। यस, गिने चुने स्टॉक्स आईटी में अपमूव रखते हैं। तो गिने चुने शेयरों में एक अपमूव ये जरूर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टीसीएस तो बातचीत में ही डे हाई पर आ गया। 3200 रुपए के जोन्स पे अब टीसीएस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन्फोसिस जैसे शेयरों में भी एक बढ़िया खरीदारी, लगातार तीसरा दिन इन्फोसिस में जहां पर एक मूव देखने को मिल भी रहा है। एक एक करके तमाम मिड कैप के गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह का रुझान फिलहाल बन रहा है मिड कैप में? आज खरीदारी वाले शेयरों में कोल्टे पाटिल करीब 8% की तेजी यहां पर है, जीएसपीएल 5% ऊपर है, बीईएमएल करीब 4.5% की तेजी यहां, और गुजरात पीपावाव रफली 4.25% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। गिरने वाले शेयरों में इंडिया बुल्स रियल स्टेट न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है, पीवीआर है एकाएक बिकवाली आई 5% नीचे, एनडीडीबी 5% नीचे, और वोखार्ट करीब 3.5% की बिकवाली है। प्रॉफिट टेकिंग यहां पर भी देखने को मिल रही है। बैंक्स एनबीएफसीज में से डीसीबी बैंक्स 4.25% ऊपर, जीआईसी हाउसिंग 2.5% ऊपर, एमएनएम फाइनेंशियल 2.25% ऊपर, और पीएनबी करीब 2.5% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा शेयरों में यूनिकेम लैब 2% ऊपर, इप्का लैब 2% ऊपर, पेनेशिया बायोटेक करीब 1.5% ऊपर, और टूरेंट फार्मा 1% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट स्पेस में जहां इंडिया बुल्स में प्रेशर है 5% का, कोल्टे पाटिल 7.5% ऊपर, शोभा करीब 3.5% ऊपर, पूर्वांकरा 2.5% ऊपर, और महिंद्रा लाइफ स्पेस करीब 2% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चीनी शेयरों में आज प्रेशर है, तो उसमें सिंभावली शुगर, रेणुका शुगर, केएम शुगर, कोठारी शुगर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ हद तक दबाव यहां देखने को मिल रहा है। गाबा सर, पहले तो एक बार पीवीआर पे अपनी राय दी है। एक बार एक स्टॉक में बिकवाली आई है और ये बिकवाली के बाद डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए यहां पर? लगता है ब्रह्मशस्त्र नहीं चली, काफी हद तक वीकनेस है। पीवीआर का चार्ट ही वीक है। मैं कहता हूँ अभी आप ट्रेड कर रहा है 1841 में, पॉसिबल है कि 1800 और 1775 भी देख सकते हैं। 1900 का स्टॉप लगाना चाहिए और पीवीआर को बेच देना चाहिए। जी, तो पीवीआर को बेच देना चाहिए, ये एक रणनीति आपको गाबा सर बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पे कार्टलाइजेशन के मुद्दे पर सीमेंट कंपनियां और सीसीआई आमने सामने आ गई हैं। कंपनियों ने जवाबी कार्रवाई को लेकर गोपनीय दस्तावेज मांगे हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो आलोक, कार्टलाइजेशन को लेकर कई बार ये सीमेंट स्पेस में बातचीत उठी है, कई बार कार्टलाइजेशन के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इस बार पलटवार आया है। क्या है डिटेल आपके पास?
बिल्कुल, देखिए जो सीसीआई की जांच चल रही थी सीमेंट कंपनियों के खिलाफ कार्टेलाइजेशन को लेकर, उसमें सीसीआई की जांच पूरी हो चुकी है और अब जो बारी है वो सीमेंट कंपनियों को है, सीमेंट कंपनियों की तरफ से अपना पक्ष रखने की है। तो अब सीमेंट कंपनियां, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने रणनीति ये बनाई है कि जो सीसीआई के आरोप हैं उस पर अपनी जवाबी तैयारी करने की। तो जवाबी तैयारी करने के लिए जो अगली हियरिंग है सीसीआई ने तय किया है 28 और 29 तारीख को, जो कार्टेलाइजेशन को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में हियरिंग है, उसमें सीमेंट कंपनियां जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मांग रखेंगी, कहेंगे कि हमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिया जाए और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम अपना जो रिप्लाई है वो तैयार करेंगे। क्योंकि अभी तक जो नॉन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको लेने में कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको लेने की एक तय प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया के तहत सीसीआई उस पर एक सुनवाई करता है कि क्या कंपनियों को ये डॉक्यूमेंट दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये जो सुनवाई होने वाली है उसमें इसी बात को लेकर होने वाली है कि इन कंपनियों को जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि सीसीआई ने अपनी जांच के जरिए जुटाए हैं, वो दिए जाए कि न दिए जाए। तो अब कंपनियों की यही रणनीति है कि जो सीसीआई की तरफ से जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगे हैं या जांच में जो जो फाइंडिंग्स हुई हैं उसके सिलसिलेवार ढंग से, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो या नॉन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो, सबके जवाब दिए जाएं और कहीं पे भी सीसीआई के जो आरोप हैं उसके पीछे हम ऐसी ना दिखे कि कार्टेलाइजेशन को लेकर सीमेंट कंपनियां पीछे हट रही हैं। तो कुल मिलाकर अब एक तरह से देखें तो भिड़ने के ही मूड में सीसीआई के साथ है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि जो जांच है सीसीआई की और जो कार्रवाई की प्रक्रिया होती है वो बहुत डिले हो जाएगी। तो ये तमाम अपडेट्स सीमेंट सेक्टर को लेके, हालांकि इस सेक्टर में आज मिला जुला मूव आपको दिखाई पड़ेगा। जो शेयर ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं एसीसी अंबुजा टाइप, वो थोड़े से बैकफुट पे आए हैं। जो मिड कैप के शेयर अब तक नहीं चल रहे थे वो वापस आज फोर फ्रंट पर आए हैं, इसलिए डाल में भारत में खरीदारी है। श्री सीमेंट जो कि ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका है, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पर कुछ हद तक कंसोलिडेशन, तो बढ़िया मूव पिछले 4-5 दिन से ऑलरेडी सेक्टर के अंदर देखने को मिल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पे बातचीत करने के लिए। गावा सर, कोई सीमेंट में ट्रेड बन रहा है क्या? ऑलरेडी तेजी आ चुकी है इसमें? अब मैं इंडिया सीमेंट देख लेता हूँ, अगर यहाँ पर इसमें कुछ ट्रेड बनता हो तो। और मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट का जो चार्ट है, पॉसिबल है कि यहाँ पर एक ट्रेड बनता हो, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है। बेस्ट अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा। अंबुजा सीमेंट देख लेता हूँ मैं, अंबुजा सीमेंट, कल अंबुजा सीमेंट में भी ट्रेड नहीं बनता, आई थिंक स्किप कर ले तो अच्छा। चलिए, तो फिलहाल आप इसको अवॉइड करें। ऑलरेडी बड़ी तेजी यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों के अंदर आते हुए दिखाई पड़ चुकी है। अच्छा, अब टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पे टूरिज्म सेक्टर को लेकर सरकार का फोकस बढ़ा है और इस सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को अगले महीने मंजूरी दे सकती है। इसके लिए कैबिनेट नोट भी तैयार हो गया है। पूरी खबर लेकर हमारे साथ लक्ष्मण राय मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण जी, क्या अपडेट है हमारे पास? देखिए, दरअसल सरकार नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसको हो सकता है कि अगले महीने जारी कर दे, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं। इसका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है, वित्त मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा जारी है और इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने से कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी। और ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है, दरअसल वो काफी महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इससे सरकार की कोशिश ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत को दुनिया के 5 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल किया जाना है। इसके लिए नेशनल टूरिज्म पॉलिसी काम करेगी। इसके तहत खास फोकस किया जाएगा कि टूरिस्ट सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाए, फंडिंग आसान हो, इसके लिए विदेशी निवेश, प्राइवेट इक्विटी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे फंडिंग सोर्स पर फोकस किया जाएगा। जो होटल हैं, टूर ऑपरेटर हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी। एमएसएमई पर खास फोकस किया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये तमाम कोशिश के साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो आजकल दुनिया भर में काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है लोगों को, वह है ग्रीन टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जो पर्यावरण को संरक्षण देने वाले टूरिज्म डेस्टिनेशन है या फिर ऐसी जो गतिविधि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन सारे मकसद के साथ सरकार नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अगले महीने लॉन्च कर सकती है। तो अगले महीने नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च हो सकती है और उसका इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक्स पे हम पहले से ही देख रहे हैं। होटल शेयर पिछले 4-5 दिन से फ्लेवर में थे, जिसमें आईटीडीसी में खरीदारी देखने को मिली। इंडियन होटल जो कि आज भी 1.5% ऊपर है। इंटरग्लोब एविएशन में अलग ट्रिगर के चलते बिकवाली और स्पाइस जेट जो कि फ्लैट स्टोन पे कामकाज कर रहा है। गावा सर, इंडियन होटल कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? इंडियन होटल का चार्ट तो पिछले दिनों देखा था मैंने, काफी अच्छा ही लग रहा था मुझे इंडियन होटल का चार्ट। अब भी मुझे ठीक ही नजर आता है। 310 का कोई स्टॉप लगा चले तो 320, 330, 340 भी देखने को मिल सकते हैं। ये क्षेत्र में इंडियन होटल काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है, सेफ बेट है, डिफेंसिव बेट।
तो डिफेंसिव सेफ साइड पे अगर आप जाना चाहते हैं, फंडामेंटल भी ऑब्वियसली बात है, टाटा समूह की कंपनी है, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं और अच्छी ऑक्यूपेंसीज भी हैं कंपनी की तरफ से, नए एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, तो फंडामेंटल ट्रिगर्स भी यहाँ पर ज़रूर सपोर्टिव हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें मनी कंट्रोल प्रो के एक बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में, जहां पे मनी कंट्रोल प्रो लेकर आया है आपके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत आप मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन नेट जीरो कॉस्ट या फिर ऑलमोस्ट फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगे आपको ब्रांड पार्टनर की ओर से ₹1500 के आकर्षक वाउचर। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफर भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में, जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, जो टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहाँ पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई। तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो है वो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एक बारी मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बाजारों में बिकवाली हायर लेवल से आई और बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे अब इंडेक्स पहुंच चुका है। 35 अंकों के आसपास की बढ़त अभी निफ्टी में देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासा सेल ऑफ मार्केट दिखा चुका है और सेंसेक्स में भी हायर लेवल से प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बाइंग निफ्टी बैंक में प्रिवेल कर रही है। 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर जरूर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप एक बार मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर डालेंगे, क्योंकि मिड कैप में अब 106 अंकों का उछाल यानी कि 1/4% की बढ़त रह गई है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। महज 3 अंकों के इजाफे के साथ अभी वहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्लियर कट जो बाइंग है वो डिफेंसिव स्पेस में है। एक बार IT सेक्टर पूरा लेकर आए कि वो जो तेजी बनी थी एक स्पाइक के तौर पे, वो अब यहाँ पर सस्टेन भी कर रही है। पूरी तेजी IT में सभी इंडिसेस या सभी स्टॉक्स पे एक बार नजर डाल लीजिएगा। IT इंडेक्स डे हाई पर 1.5% का उछाल निफ्टी IT में। TCS करीब 0.5% ऊपर आ चुका है। इन्फोसिस करीब डे हाई पर है, रफली 1.5% की बढ़त यहाँ पर है। कोफोर्ज तेजी में है। एक बार HCL टेक लेकर आई है, टेक महिंद्रा लेकर आई है, विप्रो लेकर आई है, कि वहाँ पर भी लोअर लेवल से एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। HCL टेक डे हाई पर, टेक महिंद्रा डे हाई पर, और उसके अलावा विप्रो में भी एक लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो गाबा सर, ये टॉप 5 में आपने TCS की बात की, लेकिन ये HCL टेक,
टेक महिंद्रा, विप्रो, इनमें से कुछ करना चाहिए क्या किसी में? वेल देख सकते हैं एचसीएल टेक को। मुझे लगता है कि एचसीएल टेक का जो चार्ट है वो ठीक ही नजर आता है। देख सकते हैं कि नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 960 के हो सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा 940, ट्रेड कर रहा है 947 पर। मार्केट पूरा डाउन है, गिने चुने स्टॉक आईटी में ठीक नजर आते हैं, खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा अवॉइड करते तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर मूव देख रहे हैं तो आप लोअर लेवल से एक अच्छा मूव यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार अच्छा गावा सर, वो BEML देखिए, ये कल यहाँ पर एक न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट था, तेज प्रेशर था, वो डीमर्जर की खबर के बाद। आज इसमें मूव है, अपर सर्किट है 5% के आसपास का। तो आज तो वैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास वो पोजीशन पड़ी है वो क्या करें? होल्ड कर सकते हैं, 1560 का स्टॉप लगाइए, मौका मिलता है खरीदने का तो ले सकते हैं। 1800 का टारगेट आते दिनों में देख सकते हैं BEML में। अच्छा, एक बार ये PVR पे आपने जिक्र किया था, भाई आइनॉक्स और लेकर आइए, क्योंकि PVR के साथ साथ जो प्रेशर है वो आइनॉक्स में भी है। PVR करीब 5% नीचे है और आइनॉक्स भी रफली 5-6% के आसपास का फॉल दिखा रहा है। ये भी 27 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। जिनके पास पोजीशन है क्या करें वो? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अपमूव मिला है आइनॉक्स में, और जो आज का जो बार बना है एक रिवर्सल बार बना है और स्ट्रेस्ड जगह पे बना हुआ है। इसका मतलब कि अपमूव थोड़ा कम लगता है, डाउन मूव पॉसिबल है आइनॉक्स में, तो निकल जाना चाहिए। ओके, और एक बार BHEL जिस पे आपने कल भी जिक्र किया था, न्यूज़ फ्लो में आज ने 64 के लेवल्स, 65 के जोन्स को तोड़ा, सुबह सुबह वापस बज कर रहा है, एफ एंड ओ में इसकी भी बाइंग है, यहाँ क्या करना चाहिए? हमारा टारगेट 65 का था, जो मैंने दिया था पिछले दिनों, वो अचीव हो चुका। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, खरीदना है तो लो लेवल से खरीद सकते हैं 60 के आसपास, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब खरीदना चाहिए। तो अभी के लिए इसमें 65 रुपये के जो टारगेट्स गावा सर ने 2 दिन पहले ही दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ नहीं, लेकिन नीचे के लेवल्स पे अगर कहीं मिल जाए तो आप वहाँ पर एक बार को लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग 3% की तेजी यहाँ, और GSPL करीब 5% का उछाल यहाँ। गावा सर, GSPL इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है, F&O का टॉप गेनर है, आज मिड कैप में भी एक अच्छी बाइंग है। इन दोनों में कुछ कर सकते हैं क्या? GSPL बोलेंगे तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जी, कोशिश करता हूँ निकालने की, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो छोड़ देते हैं इसको। गुजरात स्टेट नहीं, मेरे पास नहीं मिल रहा है। और JSPL मिल गया, अपमूव ठीक है, यहाँ पर 6% अप है, ऑलरेडी 5%, 251 पर ट्रेड कर रहा है, अपसाइड पॉसिबल है, 260 भी जा सकता है, लेकिन 260 के आसपास लौटा है। एक्चुअली इस पर ट्रेड नहीं बनता, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सो फार फेवर में नहीं है। अच्छा, मेटल में से कोई नाम, क्योंकि मेटल में लोअर लेवल से मूव तो आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। JSPL निचले स्तर से रिकवरी है लेकिन फिर भी फ्लैट है, या बाकी मेटल कंपनियों पर भी नजर डालिए, वहां पर भी कोई खास बड़ा मूव लोअर लेवल से बना लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है। यहाँ कोई शॉर्ट जा सकते हैं क्या? शॉर्ट तो नहीं जाना चाहिए, मैं कहूँगा शॉर्ट तो नहीं जाना चाहिए। वेदांता में एक अच्छा अपमूव था, सुबह को अचीव हो चुका, 270 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका। अब शॉर्ट तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाई मोड पर है, एंटायर मेटल क्षेत्र बाई मोड पर है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं आप, लेकिन नहीं होना चाहिए। ओके, तो बाय शॉर्ट ना जाए, प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन हाँ एटलीस्ट कोई बाय कर शॉर्ट करके पोजीशन यहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आगे भी हम गावा सर से बातचीत करते रहेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर, लेकिन फिलहाल एक अपडेट आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का, जहाँ पर इस हफ्ते, क्योंकि आखिरी कारोबारी सत्र है, तो इस हफ्ते जो 3 खिलाड़ी हैं उसमें रूपक डे लीड करते हुए 830 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने कंटेनर कॉर्प में खरीदारी गिरा दी थी। 727 का स्टॉप लॉस था और एक बढ़िया मूव स्टॉक के अंदर फर्स्ट हाफ में देखने को भी मिला। इसके अलावा IOB में कॉल थी समित चौहान की, करीब 21 रुपये 80 पैसे के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे थे। 18-20 का एक स्टॉप लॉस आने की राय थी, यहाँ पर वो 19 पर एग्जिट कर गए हैं। इसके अलावा नज़ारा टेक को लेकर भी एक बाय साइड की कॉल थी समित की, 800 रुपये के टारगेट्स के लिए 688 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय, 741 पर यहाँ पर भी वो पोजीशन से एग्जिट कर चुके हैं। मुनाफा मीटर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे तेज रिटर्न जो आया वो तो ऑब्वियसली बात है रूपक का आया, लेकिन एकाएक जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमबैक किया वो समित की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। 21% के रिटर्न के साथ अब वो लीड कर रहे हैं, और रूपक जो कि पूरे हफ्ते लीड कर रहे थे करीब 20% रिटर्न के साथ, वो अभी भी 19-19.5% रिटर्न पे कायम है। आशीष की तरफ से करीब 13% का रिटर्न देखने को मिला। तो एक कड़ा मुकाबला समित और रूपक के बीच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में। आज हमारे साथ नो योर कंपनी में बातचीत करने के लिए राज रतन ग्लोबल वायर की मैनेजमेंट मौजूद है। वैसे भी स्टॉक बहुत बढ़िया तेजी में है, नए हाइस पे कामकाज कर रहा है। मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं सुनील जी से और जानते हैं किस तरह के अपडेट्स वो कंपनी से रिलेटेड फिलहाल हमें बताएंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार।